हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। अभी हम अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बुक की फर्स्ट यूनिट। उसमें हमने क्या कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। वो किस में था, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म फील्ड में जब कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक समान क्षेत्र में। तो वो तीन टाइप के थे, आपको बताया था, एक ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रिक एंड एक मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फील्ड जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की, तो कोई आवेश होगा, कोई चार्ज पार्टिकल होगा, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हम एक समान की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम दो केस लेंगे। पहला केस क्या, कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके पैरेलल हो। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता को मैंने ई वेक्टर से दिखाया। ये क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है। तो पहला केस तो ये बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो। और दूसरा केस क्या लेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर लगा और चार्ज पार्टिकल क्या है, इसके परपेंडिकुलर मतलब मोशन कर रहा है या ऐसे गति कर रहा है। तो दो केस बनते हैं, तो हम करते हैं पहला केस। केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल। तो देखो, वैसे इसका आपको इतना नॉलेज होगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है अपने 12th एंड 11th में। तो हम क्या कर रहे हैं, कि मान लेते हैं कि ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कैसे लगाया है, पैरेलल लगाया, मतलब चार्ज पार्टिकल भी क्या है, इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई क्यू चार्ज है किसी पार्टिकल का, और मास मान लिया उसका द्रव्यमान m है। तो वो क्या है, इसके अंदर आ रहा है। आने से पहले उसने क्या मान लिया कि x0 डिस्टेंस ट्रेवल करी। यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक तो उसने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं लग रहा था ना, सिर्फ यहाँ पर उसके ऊपर क्या एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो मान लिया कि जब वो आया उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, v0x, v0x क्या, इस चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेग से वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। और एंटर करने से पहले क्या मान लिया कि x0 उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई है। अब आपने एक लॉरेंज फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉरेंज के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। ये क्या होता है, लॉरेंज ने दिया था। तो यहाँ पर क्या है, B तो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमने लगाया नहीं है, तो फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू E लगेगा। यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लग रहा है वो यही होगा। मतलब क्या है, अगर मैं कोई एक ऐसा चार्ज पार्टिकल ले लूं जिसके ऊपर जो आवेश है वो 1 कूलम्ब हो, तो मतलब जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, फोर्स निकल गया हमारे पास एक QE। ठीक है, तो देखो फोर्स क्या आया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो बल लग रहा है F वेक्टर, वो क्या होगा, किसके कारण लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। पार्टिकल का चार्ज मैंने ले लिया Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, E वेक्टर। तो क्या फोर्स लगा, F इक्वल्स टू Q इंटू E। अब देखो आपको क्या पता है, फोर्स क्या होता है, M में होता है। M क्या है, मास, A क्या है, त्वरण। मैं त्वरण को क्या लिख सकती हूँ, d2x ओवर में dt2 लिख सकती हूँ। x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने इसको ये लिख दिया। तो ये किसके इक्वल हो गया, q इंटू ई वेक्टर के। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, त्वरण निकालूं सिर्फ, तो देखो वो क्या हो गया, q e ओवर में m। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने त्वरण को क्या है, इस एफ एक्स से शो कर दिया। आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हो, ये मैंने क्या त्वरण को शो करा है। ये स्मॉल बना देना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये क्या है, एक्सिलरेशन है। अगर ये त्वरण है तो देखो त्वरण
कैसा आया, टाइम के रिस्पेक्ट कैसी क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मतलब अगर कर्व खींचे टाइम और एफ एक्स में तो वो कैसा आएगा, एफ एक्स क्या है, त्वरण, और टाइम के रिस्पेक्ट देखें कि किसी टाइम पे चार्ज पार्टिकल कैसा जाएगा, तो किस तरीके से एक कांस्टेंट है, तो इस तरीके का कर्व मिल जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने त्वरण निकाल दिया, अब हम क्या निकाल लेते हैं, वेग निकाल लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी क्या आएगी, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास वेग निकल आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देती हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन करा तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये बन जाएगा, जब d2 है, ये 2 है, इसकी पावर यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो 1 बार बन जाएगा। इसको मैं लिख देती हूँ त्वरण। मान लिया कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया उस टाइम मैंने मान लिया कि त्वरण Vx होगा। पहले तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा चार्ज पार्टिकल पर, तो मैंने उसका तब वेलोसिटी v0x लिखी, लेकिन जब वो फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगी अगर फील्ड के कारण, तो मैंने यहाँ पर Vx लिख दिया। अब वो किसके इक्वल आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, QEm कांस्टेंट है, dt का करेंगे तो t प्लस कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया, समाकलन नियतांक क्या मान लिया, c। ये किसके इक्वल है, Vx के। अब देखो मुझे अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं एक केस लेती हूँ कि अगर मैं टाइम देखूँ 0, टाइम 0 कब था, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर भी नहीं किया, तो उस टाइम 0 होने पर Vx की वैल्यू क्या थी, V0x थी, क्योंकि हमने क्या माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से पहले उसकी वेग हमने यही लिया। तो c की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास c की वैल्यू निकल आएगी V0x। देखो यहाँ पर अभी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V0x होगी और टाइम क्या है 0, तो c की वैल्यू ये निकल आई। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में यूज करूँ तो मेरे पास Vx कैसा आएगा, QEm ओवर में m इंटू टी प्लस V0x। तो अगर अब मैं ग्राफ खींचूं तो मेरे पास कैसा ग्राफ निकलता है, देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ एक ऐसी स्लोप बन रही है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा जहाँ पर ये क्या होगा, V0x। ग्राफ किस में खींच रहे हैं, Vx और t के बीच में। तो सिंपल मैंने इंटीग्रेशन करा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर मेरे पास वेग निकल आया तो मैं देख सकती हूँ कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, मैं उसकी पोजीशन निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास वेलोसिटी क्या निकली, मैं इक्वेशन 2 लिख रही हूँ यहाँ पर, QE ओवर में m इंटू टी प्लस V0x। अगर मैं इस वाली इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन का इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ये क्या है, dx ओवर में dt है। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं टाइम के रिस्पेक्ट तो क्या बन जाएगा, dt से dt कैंसिल होकर dx बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया x। इस वाले का इंटीग्रेशन करूं तो QE ओवर में m तो क्या है, कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन करते हो d के रिस्पेक्ट तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर किया तो t स्क्वायर ओवर में 2 प्लस V0x क्या है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल पहले आ रहा था वो था, यानी कि V0 क्या है, कांस्टेंट है, फिर टाइम का करोगे तो क्या, यहाँ पर करोगे तो क्या है, t आ जाएगा, प्लस वैसे ही कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लिया t। तो देखो इस केस में अगर मैं अभी देखूं, अगर मुझे फिर से इस d की वैल्यू निकालनी है तो उस केस में क्या किया था, t इक्वल्स टू 0 लिया था जब वेग निकाला था, तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था, x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था ना उस केस में, तो x क्या हो जाएगी, x नॉट हो जाएगी उस केस में। तो मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो ये टाइम है t, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ये दोनों टर्म 0, तो d की वैल्यू क्या निकल आएगी, x नॉट यही रहेगी। यहाँ पर t 0 पुट करा तो ये पूरा मल्टीप्लाई से 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई ये। तो मैं इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास x क्या आया, QE ओवर में 2m इंटू टी स्क्वायर प्लस V0x, x क्या है पैरों में है इसके, इंटू टी प्लस x नॉट। अब ये क्या है,
एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसमें x और t के बीच में कर्व खींचूं तो मेरे पास कैसा कर्व बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि x नॉट डिस्टेंस अभी भी पहले से ट्रेवल कर लिया। तो ये हुआ हमारा क्या, जब कोई चार्ज पार्टिकल कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है। सिंपल, मैंने जो फॉर्मूला मुझे पता था फोर्स का Q इंटू ई और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसको आगे पुट करके सिर्फ इंटीग्रेशन करा और बेसिक मैंने t इक्वल्स टू 0 पर जो मैंने लिया था v क्या है, वेलोसिटी कैसे ली थी और कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी थी, वो दोनों यूज करके मैंने x, v और a निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं दूसरा केस। केस सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल करा तो अब कौन सा बचा, परपेंडिकुलर। यानी कि अब मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया, उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में लगा दिया। अब मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और चार्ज पार्टिकल पे चार्ज मान लिया Q और मास मान लिया m, और मान लिया कि वो v नोट इंटू एक्स, सॉरी v नोट एक्स जो हमने पहले वेलोसिटी ली थी उस वेग से आ रहा है और उसने x डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर लिया है, तब चार्ज पार्टिकल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है फोर्स क्या है, Q इंटू ई वेक्टर, और मुझे क्या पता है m इंटू ए होता है। अब देखो, अगर मैंने फील्ड वाई डायरेक्शन में लिया है, पार्टिकल इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसकी मोशन पर इफेक्ट पड़ेगा। फील्ड की इस फील्ड के कारण उसके मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस जैसे ही वो इस फील्ड में एंटर करेगा तो इसके कारण ये जो बल लगा रहे हैं हम, एक फील्ड ही है, अगर मैं Q को 1 कूलम लूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है वही बल है। तो इस बल के कारण वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से डेविएट होने लगेगा, यानी कि उसकी गति को ये फील्ड कैसा कर देगा, वाई डायरेक्शन में ले जाने लगेगा। तो अगर वो गति वाई डायरेक्शन में कर रहा है तो मैं त्वरण को कैसा लूंगी, वाई डायरेक्शन में लूंगी। तो अब मैं त्वरण को क्या लिख देती हूँ, वहां पर मैंने क्या लिखा था, एफ एक्स लिया था, यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, एफ वाई। अगर वाई ले रही हूँ इंटू क्यू ई वेक्टर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एफ वाई देखूँ तो वो क्या आया, क्यू ई ओवर में एम। अब देखो वाई लिया है और ये होता क्या, डबल डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैंने वाई लिया है तो वाई के टर्म में ही ले रही हूँ, ये लिख सकती हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर में डी टी स्क्वायर, यानी कि त्वरण मेरे पास क्या आया, एफ वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ई ओवर में एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 दे दो, वहां पर 3 तक दिया हुआ है क्या, इसको 3 दे दो चाहे तो, वैसे इनका कोई यूज नहीं है इन इक्वेशंस का। तो देखो, अगर मैं इस केस में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये फिर से कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं एफ वाई और टी के बीच में कोई ग्राफ खींच रही हूँ, ये कांस्टेंट है। अगर इसका मतलब क्या है, इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, त्वरण के लिए। फिर हमने क्या निकाला था इस वाले केस में, वेलोसिटी निकाली थी, तो अभी भी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेग वेक्टर क्या निकलेगा, इस इक्वेशन 4 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इक्वेशन 4 का अगर मैं समाकलन करूं तो देखो यहाँ पर इसका करती हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी को मैं वी वाई लूंगी क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग इस फील्ड के कारण उसकी मोशन होने लगेगी, तो वी वाई ले लिया। वो किसके इक्वल हुआ, डी वाई ओवर में डी टी के इक्वल्स टू, इसका करा तो क्यू ई ओवर में एम तो क्या कॉन्स्टेंट है, तो अभी मैं करती हूँ तो डी टी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया, क्यू ई ओवर में एम इंटू टी प्लस वहाँ पर सी लिया। तो देखो वहाँ पर सी लिया था, यहाँ पर उससे अलग लेने के लिए मैंने सी डैश ले लिया। तो ये क्या हुआ, वी वाई। फिर हमने क्या किया था, उस वहाँ पे इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, केस लिया था इफ t इक्वल्स टू 0 पर। अगर मैं t 0 ले रही हूँ तो उस केस में अगर मैं वी वाई देखूँ तो वो क्या है, 0 है।
पार्टिकल जो है वो मूव ही एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग उसका वेग कैसा होगा, 0 होगा। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर भी 0 पुट करूँ और टाइम भी 0 है तो सी डैश की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। तो देखो क्या हुआ, सी डैश की वैल्यू पुट करूँ तो मैं, तो मेरे पास वी वाई क्या आया, क्यू ई ओवर में एम इंटू टी प्लस 0 था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर देखो कर्व कैसा आया था, अगर मैं अब इस वी वाई और टी के बीच में ग्राफ खींचूं तो देखो कैसा आएगा, इस तरीके का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसी टर्म है ही नहीं जो इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स डायरेक्ट बन रहा है, सी स्लोप है ही नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ और, जैसे इस उस वाले केस में यू लिया था, यहाँ पर एक्स नोट बन रहा था, यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। फिर हमने क्या किया था, विस्थापन निकाला था, तो इक्वेशन 5 का क्या कर दूं, फिर से इंटीग्रेशन कर दूं। अगर मैं इक्वेशन 5 का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, अभी y निकलेगा क्योंकि ये है क्या, dy ओवर में dt है, टाइम के रिस्पेक्ट हम समाकलन कर रहे हैं तो y हो जाएगा qe ओवर में m, t का करते हैं तो क्या आएगा, t स्क्वायर ओवर में 2 प्लस कुछ है ही नहीं है, कांस्टेंट ले दिया d डैश। उस वाले में केस में यहाँ पर v0x बन रहा था तो उसका इंटीग्रेशन करा था और फिर v0x इंटू टी प्लस डी लिया था, यहाँ पर वैसा कुछ बना नहीं है तो सीधा लिख दिया। अब देखो फिर से मुझे इस डी डैश की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर टी को मैं 0 ले दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई क्या है, फिर से 0 ही है, क्योंकि देखो जब हमने स्टार्ट किया था t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल तो x एक्सिस के अलोंग ही मूव करके आ रहा है ना, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, y अक्ष के अनुदिश तो वो गति नहीं कर रहा, इसका मतलब y क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं y को 0 और टाइम को 0 लूँ तो d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फिर y क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर d डैश की वैल्यू भी 0 पुट करी तो क्या आया, क्यू ई इंटू टी स्क्वायर ओवर में 2m। तो देखो वहां पर क्या बन रहा था मेरे पास, इंटू क्यू ई ओवर में 2m इंटू टी स्क्वायर प्लस v0x इंटू टी प्लस x0। तब हम जब ग्राफ खींच रहे थे उस केस में यहाँ से यूं आ रहा था क्योंकि उसने कुछ x0 पहले से ट्रेवल कर रखी है, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो y और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो वो कैसा आएगा, ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये कैसा है, एक पैराबोला है। तो ये देखो पैराबोला है, इसमें कोई इंटरसेप्ट है नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट क्या है ओरिजिन से शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्या, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो जैसे ही आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उसकी मोशन के परपेंडिकुलर लगा हुआ है वो इसको क्या एक पैराबोलिक पाथ पे क्या है गति करवानी शुरू करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा शो करा था। और जब x0 था वहां पर क्या, वो सीधे निकल जाएगा पार्टिकल। अब हम क्या करते हैं, ये हुआ हमारा क्या केस, यूनिफॉर्म हमने 3 फील्ड लिए थे, एक कौन सा ग्रेविटेशनल जिसमें प्रोजेक्टाइल करा, अब इलेक्ट्रिक के 2 केसेस लिए, हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। पहला केस कौन सा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल था, और दूसरा कौन सा, जब परपेंडिकुलर था। अब कौन सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम क्या करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इन यूनिफॉर्म अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करती हूँ, अभी आपने क्या पढ़ा था, लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वो कब होता है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगते हैं। तो वो कौन सा था, Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B, वेक्टर लगा दो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। ई वेक्टर क्या हुआ, 0 हुआ, तो जो फोर्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, Q ब्रैकेट V क्रॉस B।
तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था तब तो हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया था, उस केस में क्यू ही था। अब जब मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है तो हम फोर्स क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, मान लिया कि ये कोई मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, केसेस ना लेने की बजाय हम क्या कर लेते हैं कि मान लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो कैसे आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है। मान लिया कि कोई m मास का q चार्ज वाला कोई एक पार्टिकल है, वो एक थीटा एंगल से आ रहा है। इसके एक्सिस के अलोंग क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी क्या थी, v थी। तो देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो क्या उसको मैं ले लेती हूँ v1 और एक को क्या ले लेती हूँ v2। अगर थीटा एंगल से आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कंपोनेंट बना सकती हूँ। तो मैंने v1 क्या ले लिया, v cos थीटा हो जाएगा। थीटा के अलोंग जो थीटा के साथ वाला जो होता है वो v cos थीटा होता है। तो v2 क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पर v1, चलो v रहने दो, तो यहाँ पर क्या आया, v sin थीटा। मैंने क्या किया कि कोई एक क्यू चार्ज पार्टिकल वाला, क्यू चार्ज का कोई m मास वाला पार्टिकल किसी थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से आ रहा है, तो मैंने क्या उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक v1 और एक v2। तो अगर मैं फोर्स देखूं तो वो भी दो हो जाएंगे, एक F1 और एक क्या हो जाएगा, F2। F1 देखूं तो वो क्या आएगा, Q क्या था, देखो V क्रॉस B था। मैं अगर V1 लूं तो मेरे पास क्या आएगा, V1 क्रॉस B वेक्टर। दूसरा क्या ले सकती हूँ, V2 क्रॉस B वेक्टर। तो देखो यहाँ से देखो F1 क्या आया, Q V1B। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट खोलती हूँ तो क्या आता है, साइन थीटा। इसका करूँ तो क्या आएगा, F2 Q V2B साइन थीटा, यही आया। अब देखो अगर v1 वेलोसिटी से आ रहा है तो थीटा ये क्या है, v और b के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो v1 वेलोसिटी से आ रहा है, b वेक्टर भी x एक्सिस के अलोंग है, v1 भी x एक्सिस के अलोंग है, मतलब एंगल क्या हुआ, जीरो। यहाँ पर इस केस में थीटा क्या हो गया, जीरो। थीटा 0 डिग्री है तो F1 क्या आया, Q इंटू V1B साइन क्या हुआ, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। F1 क्या हुआ, जीरो। अगर इस एक्सिस के अलोंग वो मोशन कर रहा है तो फोर्स हो गया जीरो। अब देखो अगर वो v2 वेलोसिटी से आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, वो ऐसे परपेंडिकुलर है v2, यानी कि इस केस पे b वेक्टर से एंगल क्या है, 90 है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं F2 तो वो क्या हो जाएगा, Q V2B साइन 90। साइन 90 है तो क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो F2 क्या आएगा, Q V2B इक्वल्स टू F2। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी कि अगर उसकी गति यहाँ पर है परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर पैरेलल आ रहा है तो फोर्स जीरो, मतलब उसकी मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसकी मोशन कैसी होती है, हेलिकल होती है, यूं सर्कुलर मोशन करता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में नॉलेज ना देकर आपको सिंपल बता रही हूँ। ये आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने उसकी क्या है, सर्कुलर मोशन दिखा दी। फिर आपने पिच वगैरह भी पढ़ा होगा कि ये डिस्टेंस जो एक आवर्त काल में जो तय करता है तो वो उसकी क्या दूरी होती है, पिच। तो देखो अगर उसकी वृत्ताकार मोशन है, तो अगर गति वृत्ताकार होती है तो आप सबने एक फिनोमेना पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वृत्ताकार पथ पे गति करनी है तो उसके ऊपर एक फोर्स उसके ऊपर काम करता है। वो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो सीधा याद रख लेना कि वो क्या होता है, mv/r। ये फोर्स किस फोर्स के इक्वल होगा, जो उस चार्ज पार्टिकल पर काम कर रहा है। चार्ज पार्टिकल पर कौन सा काम कर रहा है, Q इंटू V2B। तो मतलब क्या हुआ, mv² होता है, सॉरी। तो देखो यहाँ से क्या आया, Q इंटू V2B ये है। अगर मैंने V2 लिया है तो यहाँ पर भी V2 होगा। ये क्यों किया, ये आपको पता चला होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे गति करता है, और जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके ऊपर कैसा एक बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल।
जिसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो वो बल किसके, इस फोर्स के इक्वल होगा। अगर फोर्स के इसके इक्वल होगा तो मैंने क्या करा, इसके इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से देखो इस स्क्वायर से ये v2 कैंसिल, तो मैं v2 निकालूँ तो v2 क्या आएगा, QBr/m। यहाँ से अगर मैं निकालूँ v2/r तो वो क्या हो जाएगा, QB/m। तो ये क्या हुआ, उस चार्ज पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी है। अगर मैं देखूं r यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो वो मेरे पास क्या होगी, QB, वो क्या हो जाएगी mv2/QB। अब देखो आपको पता होगा, एक रिलेशन पता होगा, यहाँ लिख दो भी नो दैट। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा आर क्या होता है, v होता है। थीटा, मैं थीटा को कंसीडर नहीं करती हूँ, आप सीधा लिख सकते हो v क्या होता है, आपको ये रिलेशन पता होगा, ओमेगा आर होता है। यहाँ से अगर मैं ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ से अगर मैं कोणीय वेग निकालूं ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा v/r। तो मेरे पास v/r की वैल्यू पता है, तो कोणीय वेग क्या आया मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या आया, यहाँ से v/r की वैल्यू पता है, तो वो क्या होती है QB/m। तो देखो आपको एक रिलेशन और पता होगा, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में वो ये होता है। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं यूं, तो वो क्या निकलेगा, ओमेगा/2π। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है, QB/m। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं जाइरो आवृत्ति। अगर मैं देखूं टाइम पीरियड में, आवर्तकाल और न्यू के बीच में भी एक रिलेशन है, वो क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू 1/t या t इक्वल्स टू 1/न्यू। तो यहाँ से मैं आवर्तकाल निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, इस न्यू का रिवर्स, तो क्या आएगा 2πm/QB। तो ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी मैंने निकाल दिए और मैग्नेटिक फील्ड में भी निकाल दी। ये क्या होती है, जायरो फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, टाइम पीरियड। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। तो आगे जो भी हम टॉपिक करेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।